Assalamualaikum friends. Hello everyone. So we discussed AS 10 property plant equipment very much in details with the illustrations given in the module, right? Wherein we covered all the concepts of AS 10 applicable to you. Now, as in the module, the concepts were not merged. Somewhere, some concepts were at end, some concepts were at start, and in between illustrations were coming. I thought to provide you a visionary video of each and every concepts merged at one place. For this, I have prepared charts wherein I have covered each and every small aspect of this standard. But this chart has been very long, so I had to make it in three parts, right? So there are three charts of this standard. You can copy them, take the screenshot, and wherever you feel that it is not visible to you, please hear to my voice during the lecture, or else you refer to the module. I have used that words only, maybe somewhere if any problem arises, right? Otherwise I will put it on a zoom mode so that you can easily get it visible, right? So let's start with this revision. First of all, the basic of the standard, where whenever we started our standard, was to understand the meaning of the standard. Here the standard wanted to let us know about each and every aspect of accounting of property, plant and equipment. If you remember, at the end of chapter we saw in which situations, right, in which situations we need to uh, have an accounting on this PPE. If you remember those that chart, see, I have done it here. Wherein you understood that when you purchase PPE, construct PPE, or when you restore PPE, you need to take guidance from AS 10. Thereafter, when any loss occurs, or your item gets lost, or any impairment occurs, and you need to pay compensation to third parties, you need to determine your profit and loss when the compensation is receivable. मान ओके आपका एसेट आपने फायर में बर्न हो गया, लाइक डिस्ट्रॉय हो गया, और आपका इंश्योरेंस क्लेम है, तो जो भी अमाउंट रिसीवेबल होगी, जो भी कंपेंसेशन आपको थर्ड पार्टी से रिसीव होगा, वो रिसीवेबल अमाउंट को कंपेयर करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट? फिर हमने देखा कि डी रिकॉग्निशन, जब आपका एसेट रिटायर हो जाता है एक्टिव यूज से, या फिर वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, राइट, या फिर उससे अभी प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट, तब आप डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं अपने पीपीई को, तब भी आपको गाइडेंस लेना है एएस 10 से। एंड इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई मतलब कि आपका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब जो रिकवरेबल वैल्यू है वो आपके कैरिंग अमाउंट से कम है, राइट? आपका कैरिंग अमाउंट भी रिकवरेबल नहीं है, इसका मतलब तब आपका एसेट हो जाता है इम्पेयर। तो एज पर AS 28 आपको अपना एसेट का टेस्ट करना होगा इम्पेयरमेंट के वास्ते से, राइट? तो ये हुआ कि इन सिचुएशंस में आपको पीपीई का अकाउंटिंग करना रहता है। तो जिन जिन सिचुएशंस में हमें AS 10 का गाइडेंस लेना है, तो उन सभी सिचुएशंस को हम AS 10 में यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या। वो एक टेंजिबल आइटम है, ठीक है ना, वो एक टेंजिबल एसेट है, आइटम है, जो हेल्ड फॉर, किसके लिए आपने रखा है उसको, या तो प्रोडक्शन के लिए, या तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के लिए, या तो रेंटल टू अदर्स के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है? तो ये तीन पर्पस के लिए आपने उसको रखा है अपने बिजनेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सोनल, राइट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव में वाइडर स्कोप कवर किया गया है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो दो कंडीशन है, एक तो हेल्ड फॉर दिस थ्री पर्पस, एंड अनदर कंडीशन है कि उसको 12 महीने से ज़्यादा यूज़ में रखा जाएगा, राइट, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा वो यूज़ में रहेगा आपके वहाँ। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, पीपीई का मीनिंग। फिर हमने सेकेंड पॉइंट देखा कि कौन सी एसेट्स पे AS 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो दो ही चीज़ें थी, एक तो
वेस्टिंग एसेट्स एंड अनदर बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स में हमने देखा कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के रिलेटेड है अदर देन बैरर प्लांट्स, उन पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। बैरर प्लांट्स पे एप्लीकेबल होगा, वो भी हमने समझा था, उनके डिटेल्स में मीनिंग भी हमने देखे थे। लेकिन हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाती हूँ, उनके मीनिंग में मैंने यहाँ पे चार्ट्स में कवर नहीं किए हैं, राइट। फिर वेस्टिंग एसेट्स, मतलब कि जो भी एसेट्स, मतलब आपका कोई खर्चा हुआ मिनरल ओर्स, नेचुरल गैस को एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट करने में, राइट, वो सभी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, या फिर मिनरल राइट्स का जो एक्सपेंडिचर हुआ वो सभी आपका वेस्टिंग एसेट बोला जाता है, उस पर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ मूविंग फर्दर, जस्ट अ सेकेंड। फिर हमने देखा कि अभी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने लिया, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हमारे बुक्स में, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। सो रिकॉग्निशन का मैंने बोला कि मैंने पूरा एक कंसोलिडेटेड चार्ट आपको बना के दिया था, उस वक्त भी मैंने इस चार्ट से आपको समझाया था। एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं। सी रिकॉग्निशन में मैंने दो पार्ट्स एक साथ ले लिए। पहले है इनिशियल रिकॉग्निशन, जब आपने परचेज किया और आप फर्स्ट टाइम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने बुक्स में, और दूसरा है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ठीक है। आपका एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑलरेडी बुक्स में रिकॉग्नाइज है, अब कुछ सब्सिक्वेंटली आपने उसमें कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया या फिर उसके कोई स्पेयर पार्ट सर्विसिंग इक्विपमेंट को परचेज किया, तो उसको आप कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, तो वो हुआ आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, राइट। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की। इनिशियल रिकॉग्निशन में हमने देखा, या तो आप एसेट परचेज करेंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली आप एक एसेट को परचेज करना चाहेंगे, या तो आप एसेट खुद से कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा, राइट। अभी जब आप एसेट परचेज करने चाहेंगे तो मतलब आप पेमेंट करेंगे, राइट, तो पेमेंट आप कैश से करेंगे या फिर क्रेडिट से करेंगे, राइट, या फिर डिफर्ड क्रेडिट से, मतलब कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में सालों साल, मतलब 3 साल में 4 साल में पेमेंट कर दूंगी, तो ये डिफर्ड क्रेडिट हुआ। नॉर्मल क्रेडिट टर्म से बियॉन्ड जाके जो आपने डिफर पेमेंट लिया वो डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स हुआ है। तो तीनों का अकाउंटिंग अलग अलग है। हमने मतलब कैश एंड क्रेडिट, जो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स है कि हाँ 1 महीने में पेमेंट हो जाएगा, 2 महीने में पेमेंट हो जाएगा, उसका एक अलग से अकाउंटिंग है। फिर रिकॉग्निशन है। फिर हमने देखा कि जो आप डिफर्ड क्रेडिट ले रहे हो उनका अलग से रिकॉग्निशन है, राइट। फिर हमने देखा कि अगर आप खुद से अपना सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉग्निशन अलग से स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है। और या तो आप पेमेंट अगर कैश क्रेडिट से नहीं करना चाहते तो आप उसके एक्सचेंज में कोई अपना पुराना एसेट या फिर कोई भी एसेट दे रहे हैं, राइट। तो जब ऐसा एक्सचेंज वाला ट्रांजैक्शन होता है तब आप अपना एसेट को कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, वो सभी बातें हम यहाँ पे करेंगे। जब हम इन सभी रिकॉग्निशन की बात करते हैं तब हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट पे भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कस, कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट पे भी एक डिटेल डिस्कशन ले लेंगे। जैसे हमने बोला कि पहले कैश वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, कैश या फिर नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में आपने पेमेंट कर दिया, तब आपको अपना पीपीई कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, राइट। तो कॉस्ट आपका होगा क्या, ठीक है। तो कौन से आइटम्स आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे और कौन से एक्सक्लूड होंगे। तो इंक्लूड में तो क्या कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी, 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर परचेज प्राइस, then all the directly attributable costs that are incurred for bringing your PPE to present location and condition, and your third decommissioning, restoration and other liabilities, right। तो पहला परचेज प्राइस, जो भी आपने प्राइस पे किया अपने एसेट को परचेज करने के लिए वो बोला जाएगा परचेज प्राइस। उसमें जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया आपने, सॉरी, उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज़ जो आपने पे की वो सभी आप ऐड कर सकते हैं। जो भी ट्रेड डिस्काउंट रिबेट आपको मिला आप उसको रिड्यूस करेंगे, राइट। फिर हम उसमें ऐड होगा डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो उसके लिए डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के थोड़े से एग्जांपल मॉड्यूल ने दिए थे, जैसे कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, प्रोफेशनल फीस, वो सभी इंक्लूड होगी, राइट। फिर हमने देखा डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज भी एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा।
तो ये क्या होता है, मैंने आपको उसका मीनिंग समझाया था कि जो भी आपको एसेट रिस्टोर करना है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और आपको उसको वापस देना है या फिर आपको डिसमेंटल फॉर्म में देना है, तो उन सभी का जो कॉस्ट आपको इनकर होगा एट द एंड, उनका एक पीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एक एस्टिमेट निकालेंगे कितना खर्चा होगा और उसका आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप उसको अपने कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे, राइट। फिर हमने देखा कि कौन सी कॉस्ट इसमें एक्सक्लूड होगी, तो वो है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैक्ट्री, ठीक है। इनॉग्रेशन चार्जेस हैं, मतलब जो भी आपका इनॉग्रेशन का खर्चा लगा वो नहीं आपको इंक्लूड करना है। न्यू फैसिलिटी बिजनेस ओपन करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए तो उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगा, वो आपको यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है ना। या फिर आपने बिज़नेस को नए लोकेशन पे ओपन किया तो वहाँ का जो खर्चा लगा, या फिर अपने नए कस्टमर्स के बीच आपने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसका जो खर्चा लगा वो भी एक्सक्लूड होगा। फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड्स है आप उसको भी एक्सक्लूड करेंगे अपने कॉस्ट से, राइट। फिर हमने देखते हैं अभी डिफर्ड क्रेडिट। डिफर्ड क्रेडिट में हमने देखा कि आप अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कौन सी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैश प्राइस पे, राइट। जो इक्विवेलेंट होगा डेट ऑफ रिकॉग्निशन के दिन, जब आप अपना पीपीई को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस दिन का इक्विवेलेंट कैश प्राइस, मतलब कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना होगा इसमें, राइट। आपको बोला गया कि आपको अगर डिफर्ड क्रेडिट पे चाहिए तो आपका एसेट आपको पड़ेगा 40 lakhs में। अगर आप आज के आज वो एसेट परचेज करने चाहते हो तो वो आपको 35 lakhs कैश प्राइस में मिल जाता है, तो दैट इज योर कैश प्राइस, राइट। और ये जो 5 lakhs है वो आपका, मतलब मानो कि 3 साल के डिफरमेंट में आपको दिया गया है तो वो 3 साल का इंटरेस्ट है 5 लाख रुपीज़, राइट। तो उस इंटरेस्ट को भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे और ये जो आपका कैश प्राइस है उससे आप अपना पीपीई रिकॉग्नाइज करेंगे। जनरली आप उसको प्रेजेंट वैल्यू से कंप्यूट कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट जो बोला कि आपने टोटली जो पेमेंट किया और जो आपका कैश प्राइस है उसका जो डिफरेंस आपको आया, राइट, तो वो डिफरेंस आएगा वो आपका बोला जाएगा इंटरेस्ट। जनरली वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो आप उसको A16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट अगर क्वालिफाई कर रहा है तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा डिफर्ड क्रेडिट वाला पोर्शन। फिर अगर आपने अपना एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो उस वक्त आप अपने एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आपने खर्चा किया वो सभी कॉस्ट को आप ऐड अप कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए उसको ऐड अप करेंगे, और जो भी बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर किया, राइट, A16 के हिसाब से वो जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन है कैपिटलाइज हो सकता है उसको भी आप ऐड अप कर देंगे, राइट। ये सभी आप ऐड अप करके आप अपना एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, राइट। आपको इसमें इंटरनल प्रॉफिट्स को अवॉइड करना है, जो भी स्टोर्स पे आपने इंटरनल प्रॉफिट्स लगाया हुआ है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, मतलब कि डिपार्टमेंटली अपने डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट परचेज किया हुआ है और इंटरनली जो प्रॉफिट चार्ज किया गया था उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। आप इसमें एबनॉर्मल लॉस भी एलिमिनेट कर देंगे, राइट। अगर आपने किसी और एसेट्स के एक्सचेंज में उसको परचेज किया है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कौन सी वैल्यू पे करेंगे, फेयर वैल्यू, वेदर एसेट गिवन अप और एसेट रिसीव्ड विच एवर इज मोर रिलायबल टू यू, जिसका भी फेयर वैल्यू आप रिलायबली एस्टिमेट कर सके वो फेयर वैल्यू से आप अपना एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। सो दिस वॉज योर पॉइंट फॉर रिकॉग्निशन। अभी बात करते हैं मेजरमेंट के। तो मेजरमेंट के लिए दो मॉडल आपको दिया गया है। एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन, जब आप पहली बार अपने पीपीई को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तब, सॉरी मेरा रिकग्निशन में एक पॉइंट रह गया, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सॉरी पहले वो कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में मैंने आपको बोला या तो आपने स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, मशीनिंग आइटम्स को परचेज किया है या फिर आपने कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करवाया है अपने एसेट में, ठीक है। जैसे मान लो रिनोवेशन एक्सपेंडिचर इन योर बिल्डिंग फैक्ट्री, राइट। तो इस सभी के लिए आपको ये क्राइटेरिया देखने का है कि क्या वो पीपीई का रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया पीपीई का क्या था, दो पॉइंट्स। फर्स्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो एंड अनदर कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, राइट। तो अगर वो पीपीई का क्राइटेरिया मीट करता है तो आपको देखने का है कि मतलब मीट करता है तो आपको उसको पीपीई में AS10 के हिसाब से दिखाने का है, राइट। जो भी स्पेयर पार्ट्स है, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स है उसको, और उसको जो भी रिमेनिंग लाइफ, जो भी उसकी यूज़फुल लाइफ है उस पर आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, राइट।
और जब भी आपका जो मेन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, जो भी स्पेयर पार्ट्स जिस मेन एसेट के लिए आपने खरीदा था, वो अगर डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, आप उसको बेच दे रहे हैं, तो अब आप अपने स्पेयर पार्ट्स को भी राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में, राइट। फिर अगर ये स्पेयर पार्ट्स आपका पीपीई का क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, तो आप उसको AS2 में इन्वेंट्री के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। और अगर आपने कोई भी डे टू डे सर्विसिंग का, रिप्लेसमेंट का कॉस्ट किया हुआ है, राइट, कोई भी फर्दर एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको देखने का है कि अगर वो AS10 पीपीई का रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है, तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, वरना उसको पीएनएल में चार्ज कर देंगे, राइट। सो नेक्स्ट हमने बात की मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट दो पॉइंट्स पे होता है, एट टाइम ऑफ रिकग्निशन एंड आफ्टर रिकग्निशन। अगर एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ कॉस्ट मॉडल है, लेकिन आफ्टर रिकग्निशन, एक बार वो बुक्स में आपका पीपीई रिकग्नाइज हो गया, उसके बाद जब भी कोई सब्सिक्वेंटली आप उसको रिकग्नाइज करना चाहते हो, तो आप उसमें दो मॉडल यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। तो अब बात करते हैं कि कॉस्ट मॉडल क्या है और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, ठीक है। सो सी, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट है, उसमें आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप रिड्यूस करेंगे, और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है आप उसको भी रिड्यूस कर देंगे, राइट। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, उसको भी आप रिड्यूस करके अपना नेट करिंग अमाउंट आपका आ जाएगा। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो भी फेयर वैल्यू आया डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, उसमें से लेस सब्सिक्वेंटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सब्सिक्वेंटली एक्यूमुलेटेड इम्पेयर्ड लॉसेस, और आपका आ जाएगा नेट कैरिंग अमाउंट। रिवैल्यूएशन के लिए अगर आप क्लास ऑफ पीपीई को देख रहे हैं, मतलब एक साथ पीपीई का पूरा आइटम का क्लास बना दिया गया है, तो आपको पूरे क्लास का रिवैल्यूएशन करना है, ना कि इंडिविजुअल सर्टेन आइटम्स, राइट। क्लास ऑफ पीपीई क्या था, ग्रुपिंग एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ यूज इन ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पे आपको ध्यान देखना चाहिए कि रिवैल्यूड अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ ना जाए, राइट। फिर हमने देखा कि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप कई पार्ट्स का, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सम आइटम्स ऑफ पीपीई में रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, तो आपको उसका कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना होगा कैरिंग अमाउंट में, अगर वो पीपीई का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। और जो भी रिप्लेस्ड पार्ट हो गया, जो भी पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया, तो ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट से आप वो अमाउंट डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। फिर आपने रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस किए हुए हैं, राइट, तो उसका भी कॉस्ट आप रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉस्ट में रिकॉग्नाइज कर देंगे, और बाकी का कैरिंग अमाउंट में से आप प्रीवियस इंस्पेक्शन का कॉस्ट डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट, जब हमने रिवैल्यूएशन की बात की, तो हमने पहले बात की कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, आप कितने दफ़ा रिवैल्यूएशन को चेक ऑफ करते हैं, राइट। तो सफिशेंट, अगर वो सिग्निफिकेंट वॉलेटाइल चेंजेस आते हैं उसके फेयर वैल्यू में, ठीक है ना, तो आप उसको एनुअली रिवैल्यू करेंगे, और अगर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है आपका एसेट, तो आप उसको 3 या 5 साल के इंटरवल पे रिवैल्यू करते रहेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि रिवैल्यूएशन का एक चार्ट देखा कि अगर वो इंक्रीज़ है तो आप डायरेक्टली रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट करेंगे, राइट। तो उसका एंट्री क्या आएगा, पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। फिर उसका एक्सेप्शन था कि अगर पहले डिक्रीज़ हुआ, इनिशियली डिक्रीज़ हुआ, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज़ हुआ, तो आपको पहले पीएनएल रिवर्स करना होगा, बाकी का जो बैलेंस रह जाएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, ठीक है ना। तो जो भी प्रीवियसली अमाउंट आपने पीएनएल में डी रिकॉग्नाइज की थी अपनी एसेट की, उतनी अमाउंट से आप पीएनएल में चार्ज करेंगे, बाकी का अमाउंट आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। तो आपका एंट्री होगा पीपीई डेबिट टू पीएनएल टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ आप पीएनएल में डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, तो पीएनएल टू पीपीई। लेकिन उसका एक्सेप्शन है, अगर इनिशियली इंक्रीज था, सब्सिक्वेंटली डिक्रीज़ है, ठीक है ना, तो आप उसको डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस में, राइट, टू द एक्सटेंट कि आपने पहले इंक्रीज़ किया हुआ था।
तो रिवोल्यूशन सरप्लस विथ प्रीवियस अमाउंट डेबिट, बैलेंस पीएनएल डेबिट टू पीपीई, राइट। तो आपको उसके साथ मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज भी बता दी ताकि कोई भी ऐसा सम आ जाए तो आप उसको आसानी से देख पाए, ठीक है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवोल्यूशन। एट द डेट ऑफ रेवोल्यूशन एसेट इज ट्रीटेड इन फॉलोइंग वेज। या तो आप उसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर दें, या तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दें। दोनों टेक्निक से हमने एक छोटे से इलस्ट्रेशन देखा था, राइट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को आप प्रोपोर्शनेटली चेंज करके देंगे और जो भी डिफरेंस रह जाएगा वो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एडजस्ट कर देंगे। फिर हमने बात की थी फेयर वैल्यू की, कि आप फेयर वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मार्केट बेस्ड एविडेंस आप यूज़ करेंगे, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इनकम अप्रोच यूज़ करेंगे। इनकम अप्रोच में दो बेसिस थे, या तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्शंस, मतलब कि जो भी आपका इनकम फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लें, या फिर डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, राइट। फिर हमने देखा कि क्या था ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस। आप रिवोल्यूशन सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो एट द एंड वो रेवेन्यू रिजर्व्स में चला जाएगा विदाउट टेकिंग यूज़ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो रेवेन्यू रिजर्व में होल सरप्लस कब ट्रांसफ़र होगा, जब पूरा एसेट रिटायर हो जाए या डिस्पोज हो जाए। और थोड़ा सा सरप्लस कब ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सम सरप्लस कब ट्रांसफ़र होगा, जब एसेट तो है लेकिन उसको रिवैल्यू किया है, तो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जो डिफरेंस आया वो आप रेवेन्यू रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र मस्ट नॉट बी मेड थ्रू पीएनएल अकाउंट, राइट। फिर हमने डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक भी लिया था, लेकिन उससे पहले हमने डी रिकग्निशन भी देख लिया था, उसके बाद देखा था, लेकिन मैं चार्ट में एक साथ पीपीई कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम डेप्रिसिएशन पे चलेंगे। तो पीपीई का रिटायरमेंट आप देखते हैं कि जब आपका एक्टिव यूज से रिटायर हो जाता है या आप अपने एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए रखते हैं, तब आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और जो भी एक्सपेक्टेड लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। डी रिकॉग्निशन ऑन डिस्पोजल, बाय सेल, बाय एंटरिंग फिनांस लीज, बाय डोनेशन, या फिर जब कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड नहीं है तब आप अपना पीपीई को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया है तो आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज करना होगा, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो भी आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे, और आफ्टर डिस्पोजल जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस बचा आप उसको रेवेन्यू रिजर्व्स में या जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। फिर इस चार्ट में मैंने डायरेक्टली डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन ले लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ मेरे नेक्स्ट चार्ट पे, जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन जो पीपीई का बाकी रह गया था वो मैंने कवर कर रहा है। मतलब हमने उस वक्त मॉड्यूल से तो कवर कर लिया है, अभी थोड़ा सा जो बाकी रह गया है वो देख लेते हैं। यहाँ से आप उसको चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है वो डेप्रिसिएशन का है, मैं बाद में आपको करवा देती हूँ, राइट। सिचुएशंस इन अकाउंटिंग तो हमने देख लिया, लेकिन एक बात आपको याद है कि अगर डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन जो लायबिलिटीज़ है उसमें कोई चेंज आता है, मतलब प्राइस में एडजस्टमेंट हो गया, ड्यूटीज़ चेंज हो गई, राइट, या एस्टिमेट में चेंज आ गया, या फिर और कोई ऐसा फैक्टर्स है, तब आप क्या करेंगे। देखो ये सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ये रीजंस, तो ये सभी को आपको कॉस्ट में तो इंक्लूड करना ही है, लेकिन कैसे करेंगे। अगर उसका अकाउंटिंग दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो आपने अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल से किया है या रिवैल्यूएशन मॉडल से। अगर कॉस्ट मॉडल से किया है तो जो भी एडिशन है डिडक्शन है आप कॉस्ट ऑफ एसेट में देख लेंगे। यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि आपका कैरिंग अमाउंट फुल्ली रिकवरेबल होना चाहिए, वरना आपको इम्पेयरमेंट का टेस्ट कंडक्ट करना होगा। रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको ये देखने का है कि जब आपका डिक्रीज़ होगा लायबिलिटी में तो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करना है, एक्सेप्ट कि आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो डेफिसिट था वो रिवर्स हो चुका है तो आप पीएनएल में डाल देंगे। और अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। एक्सेप्शन के रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर रिवर्स हो चुका है, पहले आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस है उसको पहले रिवर्स कर देना है, बाद में आपको उसको पीएनएल में डालने का है, ठीक है।
अगर आपने पीपीई को फिनांस लिस्ट पे परचेस किया है तो AS19 के हिसाब से अकाउंटिंग करेगी। अगर आपने पीपीई को कंसोलिडेटेड प्राइस पे परचेस किया है तो सभी आइटम्स को क्लासिफाई करेंगे और उनकी रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज़ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आप उस पर अपना एसेट रिकग्नाइज करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव हुआ है तो आपको कैरिंग अमाउंट से कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट ऑफ एसेट से ग्रांट का अमाउंट रिड्यूस कर देना है एज पर AS12, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये डिस्क्लोजर वाला पार्ट ही रह जाएगा। ये पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हैं। डिस्क्लोजर्स में हमने देखा था 3 है, जनरल, एडिशनल और रिवैल्यूड एसेट का डिस्क्लोजर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोरेटिकल बेसिस पे है, तो एक दफ़े आप देख सकते हैं उसको। अभी हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो आपके मन में आएगा कि यूजफुल लाइफ क्या है और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है। डेप्रिशिएबल अमाउंट वो है कि आपका जो भी कॉस्ट है एसेट का माइनस रेसिडुअल वैल्यू, बाकी रह गया वो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट है जिसको आप डेप्रिशिएट करेंगे। तो यूजफुल लाइफ क्या है? ओवर अ पीरियड ओवर विच योर एसेट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, या फिर उससे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उस पीरियड ड्यूरिंग में, उसको बोला जाता है यूजफुल लाइफ। फिर बात आती है तो फिर रेसिडुअल वैल्यू क्या है? तो रेसिडुअल वैल्यू क्या है कि वो आप एस्टिमेट कर रहे हैं उस अमाउंट को एट द इंसेप्शन, ठीक है, लेकिन वो अमाउंट क्या है कि आपके एसेट से जो रिकवर होगा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, राइट। ये रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दोनों का रिव्यू करना पड़ता है क्योंकि दोनों ही एस्टिमेट है। हर साल एटलीस्ट आपको हर साल के एंड में उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर कोई भी चेंज आ रहा है उसको AS5 के हिसाब से अकाउंट फॉर करना होगा एज अ चेंज इन एस्टिमेट, राइट। आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करेंगे? जब से आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ होता है। और कब उसको सीज कर देंगे? जब आपका रेसिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाए, राइट। फिर हमने देखा कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन 3 मेथड है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस में डिक्रीजिंग चार्ज होगा और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट, राइट। फिर कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर सिग्निफिकेंट आइटम्स है तो आप उसको टोटल एसेट्स में जो भी सिग्निफिकेंट आइटम्स है उसको सेपरेटली डेप्रिशिएट कर सकते हैं। और जो भी पार्ट्स है जिनके यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड सेम है उनको एक साथ कंबाइन करके कंपोनेंट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, राइट। फिर एक डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू था लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि आप उसको पैटर्न, उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है एसेट का वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। फिर डेप्रिसिएशन मेथड भी आपको हर साल के एंड में एटलीस्ट रिव्यू करना चाहिए। अगर कोई चेंज आता है तो उसको AS5 के हिसाब से चेंज इन एस्टिमेट के तौर पे अकाउंट फॉर कर देंगे। फिर हमने देखा कि फैक्टर्स कौन से हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में अगर कोई चेंज आता है या फिर उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो आपको देखना है कि हर साल मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई हो। अगर कोई चेंज आता है तो आपको देखने का है कि जो एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है एसेट के यूज़ का या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का वो अच्छे से दिख सके, या और ये जो चेंज है वो स्टैच्यू के हिसाब से है या तो बेस्ट वे में अपना एसेट का कंजम्पशन वो रिफ्लेक्ट कर पाएंगी, राइट। फिर डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ पर डेप्रिसिएशन का टॉपिक यहाँ पे एंड। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आप एक दफ़ा अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेरा AS10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। So I'm ending my session. It was very great to have you all with this sessions. I hope the sessions were useful and they increased your knowledge and it were helpful for your further studies. If you have any doubts, you can contact me, right? So all the best for your preparations, all the best for your examinations. Thank you so much.